चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम जानकारी के साथ। खबर यह है कि ईरान की अमेरिका को एक और विध्वंसक धमकी देखने को मिली है, जहां जंग के लिए ईरानी फौज पूरे तरीके से तैयार है। आईआरजीसी का यह कहना है। ड्रोन हमलों के लिए टारगेट लॉक कर दिए गए हैं। यह भी आईआरजीसी की तरफ से कहा गया है कि जंग के लिए हम तैयार हैं। ड्रोन हमलों के लिए हमने टारगेट लॉक कर दिया और आदेश मिलते ही सर्वनाश किया जाएगा। अभी भी यदावत तीनों देशों में जस की तस बनी हुई है। अमेरिका और इजराइल को हासिल कुछ नहीं हुआ, लेकिन ईरान ने बहुत कुछ खो दिया है। इसके साथ साथ अभी भी इस युद्ध का अंत हो गया है, ये कह पाना लगभग नामुमकिन होते जा रहा है, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि ये युद्ध कब से दोबारा शुरू हो जाएगा। सीज फायर सिर्फ नाम का हुआ। बहुत जगह पर ईरान ने जाकर के हमले करने भी शुरू कर दिए हैं, लेकिन इन सब के बीच में अमेरिका को जो प्रस्ताव भेजा गया है, अमेरिका बार बार उसे ये कह करके लौटा रहा है कि उसे वो पसंद नहीं आ रहा है। अब ऐसे में अगर बार बार प्रस्ताव वापस लौटाया जाएगा तो आप ये मान करके चलिए कि आगे आने वाले वक्त के लिए अमेरिका सिर्फ और सिर्फ टाइम बाई वाली कोशिशों में जुटा हुआ है, ताकि हथियारों को इकट्ठा करके एक बार फिर से ईरान पर बड़ा हमला कर सके। लेकिन ईरान भी ये कह रहा है कि अगर ऐसा होता है तो जंग के लिए हम भी तैयार है, हमने भी कमर कस ली है और जैसे ही हमें आदेश मिलेगा हम हमले करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमने ड्रोन हमलों के लिए टारगेट को लॉक कर दिया है। इसी बीच एक और खबर आ रही है, उसका मैं आपको बताती हूँ कि इजराइल ईरान जंग को लेकर के जानकारी ये है कि अगले हफ्ते फिर से इस्लामाबाद में वार्ता शुरू हो सकती है। इस्लामाबाद में जो बातचीत होगी, हालांकि ये सूत्र कह रहे हैं कि अगले हफ्ते से इस्लामाबाद में बातचीत शुरू हो सकती है, लेकिन ये बहुत दिनों से चलते आ रहा है। लगभग 18 दिन हो चुके हैं कि बातचीत होगी होगी होगी, लेकिन अभी तक ना अमेरिका ये तय कर पाया है, ना ही ईरान ये तय कर पाया है कि आखिरकार बातचीत होगी तो किन मुद्दों पर होगी, क्योंकि दोनों ही देशों के मुद्दे भिन्न भिन्न हैं, जिसकी वजह से बात बन ही नहीं पा रही है। एक बार अमेरिका दोबारा से आगे बढ़ा कि ठीक है बातचीत करने के लिए इस्लामाबाद जाएंगे, लेकिन ईरान की तरफ से मनाही कर दी गई। उनकी तरफ से कोई डेलीगेशन नहीं पहुंचा। उसके बाद ईरान से अब्बास अरागची अचानक से इस्लामाबाद के दौरे पर निकल जाते हैं। दोबारा से तैयारी अमेरिका में शुरू होती है कि अपने डेलीगेशन को भेजेंगे, लेकिन वहां से वो सीधे मस्कट चले जाते हैं। अब एक बार फिर से तैयारी यही हो रही है। सूत्र ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में बातचीत अमेरिका और ईरान के बीच में हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान है कि ईरान के जवाब का हमें इंतजार है, लेकिन ईरान के जवाब के इंतजार पर डोनाल्ड ट्रंप भले ही अभी कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनका एक और बयान सामने आएगा कि वहां पर बातचीत करने के लिए कोई नहीं है, हमें जो प्रस्ताव दिया गया हम उससे सेटिस्फाई नहीं है, और फिर से वो उसे रिजेक्ट कर देंगे। यानी जहां से प्रक्रिया शुरू होती है वहीं पर जाकर के वो खत्म हो जाती है। और ये युद्ध के पहले से चल रहा है। युद्ध के पहले से यही चल रहा है कि बातचीत के टेबल पर चीजों को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन चीजें न तब सुलझी और न ही युद्ध के बाद सुलझती हुई नजर आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच में हुई भीषण जंग में नुकसान भले ही ईरान को हुआ हो, लेकिन तबाही ईरान के जर्रे जर्रे में नजर आती है। अमेरिका भी बर्बादी से दूसरी तरफ अछूता नहीं है। ईरान के पलटवार से जो नुकसान अमेरिका का हुआ है, ईरान का पुनर्निर्माण अगले कुछ साल और अरबों डॉलर की लागत से भले ही पूरा हो जाए, लेकिन अमेरिका को जो नुकसान हुआ है उससे अमेरिका को उभरने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। ईरानी सेना, ईरान की जनता की एकजुटता ने ट्रंप को घुटनों पर ला दिया है, और दूसरी तरफ अमेरिका की जनता ट्रंप को नकारा कहते हुए नजर आ रही है, नाकाबिले बर्दाश्त करने पर मजबूर हो गई है, जहां पर उनकी अप्रूवल रेटिंग लगातार गिरते जा रही है। अमेरिका वो देश जहां बसने का सपना शायद दुनिया का हर शख्स अपने मन में रखता था, जिसकी सेना अजय मानी जाती थी, जिसकी हाईटेक मिसाइलें, फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर जंग के मैदान में दुश्मनों के पसीने छुड़ा सकते थे। दुनिया में अमेरिकी सेना पहले नंबर पर आती थी। वो सेना आज अपने जवानों की संख्या, संसाधन और तकनीक के मामले में कहीं पिछड़ी हुई सेना के सामने सरेंडर मोड में दिख रही है। जिस सुपर पावर अमेरिका के नाम से दुनिया थर्रा उठती थी, उसे डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने कागजी शेर बना दिया। पहले तो टैरिफ की धमकियां और फिर युद्ध की सनक। इन बातों ने अमेरिका की छवि को वो नुकसान पहुंचाया जिसकी भरपाई में अमेरिका को सालों लग जाएंगे। ट्रंप ने जब अमेरिका की सत्ता दूसरी बार संभाली तो अमेरिका को फिर महान बनाने की बात करते थे। उन्होंने अपने पहले के राष्ट्रपतियों को भरपूर सुनाया और कहा कि अब अमेरिका फिर महान बनेगा। हालांकि उनके दावे और फिलहाल अमेरिका की इमेज दोनों काफी विपरीत हो चुके हैं। सुपर पावर वाली हेकड़ी आज पूरी दुनिया के सामने धूल चाट रही है।
दुनिया का सबसे ताकतवर देश अब युद्ध से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है, फिर भी खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है। युद्ध के बाद अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप की लोकप्रियता में रिकॉर्ड गिरावट हुई। पश्चिमी मीडिया के सर्वे बताते हैं कि जो ट्रंप चुनाव के वक्त बेहद लोकप्रिय थे, अब उनकी स्वीकार्यता दर 34 से 37% तक गिर गई है, जबकि अस्वीकृति 60 से 62% तक पहुंच गई है। ईरान युद्ध को लेकर 54 से 61% अमेरिकियों ने नापसंदगी जताई। अमेरिका में आम लोग महंगाई और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों से परेशान हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अमेरिका की इमेज बुरी तरह प्रभावित हुई है, खास तौर पर जिन देशों को डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ डर और धमकियों के बल पर दबा रहे थे, अब वो कहीं न कहीं इस खौफ से बाहर आ रहे हैं। कनाडा, क्यूबा, मेक्सिको अब खुलकर अमेरिका के खिलाफ बोल रहे हैं। ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोशिशों के बाद नेटो में भी अमेरिका की पकड़ कमजोर हुई, जो ईरान युद्ध के बाद पूरी तरह से बिखर गया। ट्रंप के बयान ऐसे रहे जैसे नेटो उनका गुलाम हो, लेकिन अब यूरोपीय देश अमेरिका से अलग हो रहे हैं। अमेरिका के एक्शन के बाद ईरान ने होर्मुज को बंद किया, तो सैकड़ों जहाज फारस की खाड़ी में फंस गए। अमेरिका ने जहाजों को निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया, जो 2 दिन भी नहीं चल पाया। ट्रंप ने होर्मुज पर नाकेबंदी की, ईरान की ओर से आने और जाने वाले जहाजों को रोकना शुरू किया। ईरान की आय कम होने का दावा किया गया, लेकिन असलियत में एक रिपोर्ट में ईरान की आय बढ़ने का दावा किया गया। ईरान के सस्ते हथियारों ने अमेरिका की महंगी मिसाइलों और अरबों की डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। इस तबाही का अंदाजा तो शायद अमेरिका, इजराइल और अरब देशों को भी नहीं था। अमेरिका के हालात ऐसे हो गए हैं कि अब पूर्व सहयोगी देश भी अमेरिका की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। चीन जैसे देश इस स्थिति का फायदा उठाते दिख रहे हैं। ट्रंप पहले ईरान तबाह करने का दावा करते थे, लेकिन अब दूसरे देशों का नाम लेकर युद्ध विराम और बातचीत की अपील कर रहे हैं। ये दोहरी नीति अमेरिका को और बदनाम कर रही है। खबरों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन युद्ध खत्म करने के लिए 14 पॉइंट्स के समझौते की बात कर रहा है, जिसमें प्रतिबंध हटाने और फंड छोड़ने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। ईरान ने सुपर पावर को इतना झुकाया कि अब ट्रंप के लिए अपनी इमेज बचाना मुश्किल हो रहा है। साफ है कि ईरान की कार्रवाई से अमेरिका और उसके सहयोगी देश टेंशन में आ गए हैं और अमेरिका का नुकसान भले ही सामने से नहीं दिख रहा, लेकिन ईरान ने उसे ऐसे जख्म दिए हैं जो बहुत लंबे समय तक अमेरिका को दर्द देते रहेंगे। इन सब के बीच में उसके टारगेट भी अधूरे हैं। ईरान में लक्ष्यों को हासिल अमेरिका अभी तक नहीं कर पाया है। ईरान लगातार अमेरिका के हमलों का जवाब भी दे रहा है। अली खामनेई की मौत के रूप में शुरुआती सफलता उसके हाथ लगी, लेकिन उसके बाद क्या? कुछ भी नहीं। हॉर्मुज पर आखिरकार क्या टेक है वो आपको बताती हूँ कि ईरान का हॉर्मुज पर कब्जा लगातार जारी है और जहाजों से वो टोल भी वसूल रहा है, उस पर अड़ा हुआ और वसूलते भी जा रहा है। अमेरिका की हॉर्मुज पर नाकेबंदी भी पूरी तरीके से बेअसर साबित हो रही है। दूसरी तरफ आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ईरान ने सस्ते ड्रोन और मिसाइलों से पूरी जंग को लड़ा है और अमेरिका की लाखों डॉलर की मिसाइलों को बर्बाद कर दिया है। अमेरिका के अरबों डॉलर के संसाधन इस दौरान उसकी तरफ से तबाह कर दिए गए हैं। परमाणु प्रोग्राम पर अमेरिका को क्या हासिल हुआ वो भी जान लीजिए। ईरान अब तक परमाणु प्रोग्राम रोकने पर राजी नहीं हुआ है और संवर्धित यूरेनियम हासिल अमेरिका अभी तक नहीं कर पाया। उसे ये तक जानकारी नहीं है कि आखिरकार 440 किलोग्राम यूरेनियम, संवर्धित यूरेनियम रखा कहाँ है। बमबारी से परमाणु केंद्रों को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है। इतना ही नहीं, अमेरिका के जितने सहयोगी हैं वो उससे दूर खिसकते जा रहे हैं। ट्रंप की बयानबाजी से नेटो देशों में नाराजगी देखने को मिली। ट्रंप की गुहार पर नेटो देश मदद के लिए नहीं आए। बातचीत के माध्यम से हॉर्मुज खुलवाने की कोशिश में यूरोपीय देश अभी भी लगे हुए हैं और ब्रिटेन के साथ मिलकर के मीटिंग भी करते जा रहे हैं। आपने देखा कि जंग में अमेरिका को किस तरीके से नुकसान हो गया है और उसके सहयोगी किस तरीके से टेंशन में आ गए हैं। अब आपको ये बताती हूं कि जंग में तबाह होने के बावजूद ईरान को क्या-क्या फायदे हुए हैं या फिर हो सकते हैं। सबसे पहला फायदा उसे ये हो सकता है कि हॉर्मुज से टोल के रूप में आय का स्थायी जरिया उसे मिल सकता है। परमाणु संवर्धन कार्यक्रम पर रोक हट सकती है क्योंकि वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध भी बातचीत के माध्यम से वो खत्म करवा ले।
जंग में हुए नुकसान की भरपाई भी अमेरिका को करनी होगी, ये एक बात तो तय है। यूएस और इजराइल के हमलों से स्थायी रूप से उसे सुरक्षा मिली है। विदेशों में जमा ईरानी संपत्ति और पैसे वापस भी उसे मिल सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में सबसे विवादित मुद्दा क्या है। ईरान का परमाणु प्रोग्राम सबसे विवादित मुद्दा है। अमेरिका और इजराइल ने भरपूर प्रयास किया कि ईरान के परमाणु प्रोग्राम को खत्म किया जाए, लेकिन उन्हें अब तक कामयाबी नहीं मिली है। अमेरिका और इजराइल मिलकर के भी अब तक ईरान का संवर्धित यूरेनियम खोज नहीं पाए और न ही उसके परमाणु केंद्रों को वो कोई खास नुकसान पहुंचा पाए हैं। अब आपको ये बताती हूँ कि ईरान के यूरेनियम को लेकर के यूएस खुफिया एजेंसियों की तरफ से आखिरकार क्या दावा किया जा रहा है। ये दावा किया जा रहा है खुफिया एजेंसियों की तरफ से कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अभी भी जारी है, यानी इस पर रोक लगाने की जो उम्मीदें अमेरिका और इजराइल ने सोची थी इस युद्ध के साथ, वो नहीं हो पाया है। जंग के बाद भी स्पीड थमी नहीं है। दूसरी तरफ ईरान का यूरेनियम पूरी तरीके से सुरक्षित है। ना अमेरिका जानता है और ना ही IAEA जानता है कि आखिरकार वो एनरिच्ड यूरेनियम रखा कहाँ गया है। ईरान के पास यूरेनियम का पर्याप्त भंडार है, ये भी बताया गया है। करीब 9 महीने में परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं, ये भी दावा यूएस की खुफिया एजेंसियां ही कर रही हैं। अब ये दावे अगर यूएस की खुफिया एजेंसियों की तरफ से किए जा रहे हैं तो एक बात तो तय है कि अमेरिका ने जो सोचा था उससे इतर सब कुछ हो रहा है। न वो परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगवा पाया और न ही वो एनरिच्ड यूरेनियम हासिल कर पाया है। अब खबर यह है कि IRGC के हवाले से ईरान ऑब्जर्वर ने दावा कर दिया है। दावा ये कि अमेरिका ने CIWS गन से फायरिंग की है और ईरान के टारगेट पर शिप और डिस्ट्रॉयर थे। हिमाकत की तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, ये भी इस दौरान बयान दे दिया गया है। IRGC की तरफ से दिया गया। IRGC के हवाले से ईरान ऑब्जर्वर का दावा यह है कि दरअसल अमेरिका ने CIWS गन से फायरिंग की और ईरान के टारगेट पर शिप और डिस्ट्रॉयर रहे। ईरान ये कह रहा है कि अगर ये हिमाकत दोबारा की गई तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि हॉर्मुज में दोनों देशों के बीच में टेंशन अभी बरकरार है। हाँ, एक बात तय है कि हॉर्मुज पर लगाम अभी भी अमेरिका उस तरीके से नहीं लगा पा रहा जैसा उसने सोचा था कि मैं बाहर बैठ जाऊंगा ईरान के घर के और ईरान को मजबूर कर दूंगा, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाया है। अभी भी वहां से व्यापार हो रहा है और अभी भी वहां पर टोल वसूला जा रहा है। और ये टोल किसकी तरफ से वसूला जा रहा है? ईरान की तरफ से वसूला जा रहा है। और इसके बारे में जानकारी बाकायदा ईरान ने अपनी संसद में दी थी। उसने कहा था कि हम बिटकॉइन में कुछ देशों से टैक्स वसूलेंगे, जिन देशों के साथ हमारे संबंध मित्रतापूर्ण है हम उनसे टैक्स नहीं वसूलेंगे, और उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन जिन देशों से वो वसूली कर रहा है, टैक्स ले रहा है, उसके बारे में वो अपनी संसद में कह भी रहा है। अमेरिका कितना भी चौधरी बन ले, अमेरिका कितनी भी कोशिशें कर ले, वो ईरान को ना तो हरा पाया, ना घुटनों पर ला पाया और ना ही हॉर्मुज पर रोक पाया है। एक और बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि हॉर्मुज में नाकेबंदी से बहुत बड़ा संकट देखने को मिल सकता है। हॉर्मुज में 1500 से ज्यादा जहाज फंसे हुए हैं। फारस की खाड़ी में 20,000 क्रू मेंबर्स फंसे हुए हैं। यूएन मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दावा किया गया है कि ये जो नाकेबंदी की गई है, दूसरी तरफ ये टोल वसूली कार्यक्रम चल रहा है, उसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना तो करना पड़ रहा है। और हॉर्मुज में जो नाकेबंदी से बड़ा संकट खड़ा हुआ है, उसकी वजह से 1500 से ज्यादा जहाज वहां पर फंसे हुए हैं, क्योंकि हर दिन जिस तरीके से वहां से जहाज गुजरते थे, अब वो वहां से नहीं गुजरते। पहले जो संख्या थी वो 150 से 200 थी, और अब वो संख्या एक दिन की मैं बता रही हूँ आपको, वो संख्या मात्र 3 से 4 जहाजों पर आकर के अटक गई है। इसीलिए हॉर्मुज में 1500 जहाज अभी भी फंसे हैं। और इतना ही नहीं, इनके साथ जो क्रू मेंबर चल रहे हैं, 20,000 क्रू मेंबर बताया जा रहा है, वो भी इन जहाजों के ऊपर फंस चुका है। हालांकि ये दावा यूएन मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किया गया है, जो ये बता रहा है कि हॉर्मुज पर जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं, जो अमेरिका की नाकेबंदी है, जो ईरान की तरफ से टोल वसूली कार्यक्रम है, उस सब की वजह से कुछ जहाज वहां पर अभी भी अटके हुए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में जंग में तबाही ईरान में जरूर हुई, लेकिन ईरान के पलटवार से अमेरिका के सैन्य बेस और उसके सहयोगी देश भी अछूते नहीं रहे। ईरानी मिसाइल और ड्रोन की सबसे ज्यादा मार यूएई पर पड़ी है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, और क्या यूएई ने अपने आसपास बहुत ज्यादा दुश्मन तैयार कर लिए हैं, या फिर ईरान से उसकी दुश्मनी पुरानी है जिसका जंग के दौरान उसे खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? इस रिपोर्ट को देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।